बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, बारिश जो है वो उसने कराची का जो माहौल है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया। सर्दी में थोड़ा सा इजाफा हुआ, लेकिन साथ साथ ये बारान रहमत जहमत का बाइस बनी। 2 लोगों की जान आज भी ले गई। तो नाजरीन, बारिश जो है वो खतरे की घंटी बजाती है कराची में। बारिश आखिर क्यों खुशगवार नहीं करती कराची के माहौल को? बारिश आखिर क्यों हमारे लिए जहमत बनती है? बल्दियात कहाँ हैं, इदारे कहाँ हैं, हुकूमत कहाँ है? आखिर क्यों लोग घंटों बारिश में सड़कों पर फंसे रहते हैं और गाड़ियां छोड़कर घरों में आना पड़ता है? पूरे कराची में बारिश हुई, सबसे ज्यादा बारिश जो है वो सरजानी में रिकॉर्ड की गई। लेकिन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, खास तौर पर हमारे कराची के वो इलाके जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, वहां के रोड्स, वहां की सड़कें, वहां के नाले आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आज से कुछ साल पहले थे। जैसे कराची हर बारिश में डूबता है, आज थोड़ी सी बारिश से दोबारा कराची डूब गया। बल्दियात फिर एक बार फिर बल्दियात जो है वो तरमीमी बिल उसमें जो है वो पेश किया गया और उसके खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज और मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज का एहतजाज जो है वो चल रहा है। तो ये मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि क्या बल्दियात जो है वो सिर्फ सियासत की नजर हो गया है या बल्दियाती इदारे भी सियासत की नजर हो गए? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो मौजूद है और लेकिन बात यह है कि अवामी मसाइल कब हल होंगे? एहतजाज से अवामी मसाइल हल हो सकते हैं या एक दफ़ा इसमें तरमीम की गई 2015 में और आज 2021 में दोबारा इसकी तरमीम का जो है वो बिल पेश किया गया और उसके ऊपर जो है वो अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं। ख़ास तौर पर जो है जमात इस्लामी उसी असम्बली के बाहर खड़ी है। तो इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नायब अमीर जमात इस्लामी असदुल्लाह भुट्टो साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे हम पूछते हैं कि उनका एहतजाज की वजह क्या है और इनके एहतजाज से क्या ये मसले हल होते नजर आएंगे, क्या आवाम को कोई फायदा होगा? बहुत शुक्रिया असदुल्लाह साहब, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जमात इस्लामी ने जो है वो एहतजाज किया हुआ है सिंध असम्बली के बाहर। सिर्फ इस एक्ट के तहत जो तरमीमी बिल पेश किया गया है इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज चल रहा है जमात इस्लामी का। तो असदुल्लाह साहब मुझे बताएंगे कि इससे अवाम को क्या फायदा है? हम बात कर रहे हैं अवाम को क्या फायदा होगा और खास तौर पर कराची की अवाम को इस बिल की तरमीम अगर रोकी जाती है तो इससे क्या फायदा होता है, और अगर ये तरमीमी बिल जो है वो इसी तरह रहता है तो उससे अवाम को नुकसान क्या है? तो उसके बाद थोड़ा सा आगाह कीजिएगा अवाम को। बिस्मिल्लाह। बात यह है कि अवामी मसाइल जो है जिसमें कचरा है, गटर का उबलना है, गंद पानी का रोड पे खड़ा हो जाना है, रोड का टूटा हुआ होना है, बिजली जो स्ट्रीट लाइट है उसका जलना या अलादल क्या जो और जो जितने मसाइल हैं, ये सब जो है ये बल्दियाती निज़ाम से वाबस्ता है। ठीक है। अब बल्दियाती निज़ाम जो है उसके लिए एक कानून है जिसको बल्दियाती ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है उसमें उसके मुतालिक वजाहत होती है कि जो बरसर इक़्तिदार आएगा या मुंतखब होके आएगा वो क्या करेगा। अब उसके पास अगर अख्तियारी न हो, न पैसे हो, न उसके पास अख्तियार हो, न उसके पास जो है कुछ कर सकता हो, तो फिर वो आदमी क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। अवामी मसाइल तो फिर ब्यूरोक्रेसी के हवाले होंगे और ब्यूरोक्रेसी से रिश्वत और करप्शन के जरिए सारे मसाइल को करेगा। तो इसलिए जमात इस्लामी का ख्याल ये है कि जो पहले बल्दियाती कानून था जिसमें नेमतुल्लाह खान आए थे, उस वक्त जो कानून था वो इसमें उसके अख्तियारात भी थे और उसके नतीजे में उन्होंने शहर की खिदमत भी की थी। ठीक है। और शहर को रोशनियों का शहर भी बनाया। यहाँ पर जो है वो कच्ची आबादियों को मालकाना हुकूक दिए, लोगों के मसाइल को हल किए। हत्ता कि मुझे याद है कि यहाँ यूनिवर्सिटी रोड पे उन्होंने बिजली जलाई। गुलशन इकबाल का जो टाउन नाज़िम था उसने ऐलान किया था कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है फोन करो, 1 दिन के अंदर वो जल जाएगी। तो मतलब ये है कि ये जो अख्तियारात होंगे तो उसके नतीजे में उनके काम होंगे। अच्छा, ये कराची का मसला नहीं है, ये मसला सारे सिंध का है क्योंकि इस कानून का इतलाक सारी सिंध में होगा। लेकिन कराची क्योंकि बड़ा शहर है, यहाँ मसाइल भी ज्यादा है और माशाल्लाह ये जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, तो लिहाजा कराची के हवाले से हमने ये जो धरना दिया है इसमें हमें कोई अपनी जाती मफादात का मसला नहीं है। असल मसला अवामी मसाइल को हल करने के लिए रास्ते पैदा करना चाहते हैं, अवाम को सहूलत देना चाहते हैं।
और इसीलिए हमने जो है पुरअमन जदोजहद की। पहले हमने एक बड़ी रैली निकाली, लेकिन हुकूमत ने उसके बावजूद जो है कोई मुस्बित रद्द अमल नहीं दिखाया, तो मजबूरन हमें असेंबली के दरवाजे पे जाके बैठना पड़ रहा है। अच्छा, और वहाँ पर भी हम अच्छा असदुल्ला साहब, ये बताएं कि आम आवाम नहीं समझती कि तरमीमी बिल में जो है वो क्या मसाइल हैं और पहले क्या मसाइल थे। असल बात यहाँ पर हम करते हैं आवाम की, आम आवाम की। तो आम आवाम को इस तरमीमी बिल से क्या नुकसान आते हैं? जाहिर है आवाम के मुताबिक तो इख्तियारात किसी के पास भी रहे, क्या ये सिर्फ इख्तियारात का जो है ये इख्तियारात का मसला है कि इख्तियारात किसके पास होते हैं, या ये अवाम के हल की तरफ का कोई मसला है, या अवाम इसमें मुश्किल में आती है? क्योंकि इख्तियारात किसी के पास भी हों, अवाम को उनके मसाइल का हल चाहिए। पहले इख्तियारात जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब के पास थे, तो उस वक्त जो है वो देखा लोगों ने कि वो कराची के मसाइल हल हुए, कराची में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे मुस्तफ़ा कमाल साहब लेकर गए, और वो जो है एक टाइम ऐसा आया कि कराची बहुत अच्छी तरह जो है वो संवर गया। और ये जिस तरह एक साल का एरा, जो 10 साल का एरा गुजरा है, ये उसी की नेमो बदल जो है वो उसी की वजह से जो है ना वो मरहून मिन्नत, उसी बल्दियात के निज़ाम की मरहून मिन्नत जो है 10 साल का एरा कराची का गुजरा। लेकिन अभी पिछले एरा में जो पिछली 10 ईयर गुजरा है, उसमें एमकेएम के पास जो है वो इख्तियारात थे, एमकेएम के पास जो है वो मेयर कराची एमकेएम की तरफ से थे। तो क्या उस वक्त इख्तियारात उनके पास नहीं थे जिन इख्तियारात की आज जमात इस्लामी और एमकेएम दोनों बात कर रहे हैं? असल में देखें, बात यह है कि एक तो वो कानून है जो 2001 में था और नेमतुल्लाह खान पर सर इख्तियार आए थे। ठीक है। फिर इन्होंने उसको 2012 में अमेंड किया, उसके इख्तियारात कम किए। अब जो है मजीद इख्तियारात कम किए गए हैं। अब देखिए ना, आवाम के मसाइल जो हैं उसके हल करने के लिए जो काउंसलर है, या जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है, या जो टाउन कमेटी का चेयरमैन है, या जो कराची का मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो मेयर है, उसके पास अख्तियार होगा तो वो कोई काम कर सकेगा ना। मिसाल के तौर पे पानी का मसला है। ठीक है। अब पानी के मसले के दो हिस्से हैं। एक है ये कि वो जो हमारा पानी बाहर से आता है डैम से, वो डैम वाला पानी जो है उसके लिए जाहिर है कि वो जो कराची का मेयर होगा वो करेगा। ठीक है। लेकिन जो गलियों में पानी की तकसीम है वो तो वो यूनियन काउंसिल करेगी या टाउन कमेटियां करेंगी। ठीक है। तो अब ये अख्तियारात अगर उनके पास होंगे तो वो ये काम कर सकेंगे, अवामी मसाइल हल हो सकेंगे। अगर अख्तियारात नहीं होंगे और अख्तियारात जो है वो हुकूमत सिंध के पास होंगे, अख्तियारात जो है ब्यूरोक्रेसी के पास होंगे, तो फिर मुंतखब नुमाइंदों की आवाम अगर एहतसाब भी करना चाहे तो एहतसाब बेकार होगा, क्योंकि उनके पास अख्तियार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो दुनिया भर का निज़ाम है उसमें ये जो बलदियाती होते हैं नुमाइंदे, इनके पास अख्तियारात होते हैं और वो अख्तियार अपना इस्तेमाल करते हैं और लोगों के मसाइल को हल करते हैं। अच्छा, तो क्या लाहे अमल होगा जमात इस्लामी का अगर ये एहतजाज के बाद भी जो है वो बिल जूं का तूं रहता है, तो जमात इस्लामी का क्या लाहे अमल हो? क्या वो इलेक्शन लड़ेगी? भैया, हम तो इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह ये जो हुकूमत को हम मजबूर करेंगे और ये हमारा धरना जो है जारी है। दूसरा ये कि हमने अदालत में भी पिटीशन फाइल की है और अदालत में, हाई कोर्ट में भी हमने ये मसला ले गए हैं कि भाई ये जो खैरात का मसला है ये दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि दस्तूर के जो दफात बलदियाती इंतखाबात के साथ हैं या बलदियाती निज़ाम के साथ वाबस्ता है, उनमें लिखा हुआ है कि ये बलदियात का जो निज़ाम होगा वो खुद मुख्तियार होगा। वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि वो अख्तियारात जो है वो सूबाई हुकूमत के पास होंगे। असल में मसला क्या है? मसला ये है कि वो चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो या ना हो, हमारी करप्शन जारी रहे। अपने जो है करप्शन कमाने के लिए और अपने पेट भरने के लिए और घर की तिजोरियां भरने के लिए सब कुछ हो रहा है। हम तो आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हमने पहले भी आवाम के लिए जदोजहद की है और इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि हम पुरअमन एहतजाज करें और दूसरा ऑप्शन ये था कि हम अदालत से रुजू करें। तो हमने अदालत से रुजू किया है और एहतजाज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कराची की आवाम को। अदालत की क्या रिमार्क्स हैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपकी पिटीशन के ऊपर? अभी समाप्त नहीं हुई है, वो समाप्त जिस दिन होगी तो उस दिन ऑब्जेक्शन आएंगे। अभी हमने फाइल की है। अच्छा,
तो अभी जो मौजूदा अभी गवर्नमेंट है और जो मौजूदा करता धरता है और जो मौजूदा मैनेजमेंट है, आपने देखा कि कल बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई कराची में चंद घंटों की, उसमें तकरीबन कराची में 2 लोग जो हैं वो जख्मी हुए और 2 लोगों की जानें चली गई। तो इसके ऊपर जमात इस्लामी ने कोई एहतजाज या कोई ऐसी चीज़ जो कराची की, जाहिर है कराची के हक में जमात इस्लामी ने हमेशा बात की है, तो ये जो 2 लोगों की जो मौत हुई, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अल्टीमेटली कौन जिम्मेदार है इसका? मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बात की है बहुत सही बात की है। देखिए ना, मैं जो बात कर रहा था कि इनके पहले से ये पेशन गोई थी कि यहाँ बारिश हो रही है, ठीक है, तो इनको जो है गटर साफ करने चाहिए थे, नाले साफ कराने चाहिए थे, नाले में पानी निकालने के लिए इंतजाम करना चाहिए था। जब नहीं होगा तो जाहिर है कि फिर करंट भी लगेगा, फिर लोग भी मरेंगे, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर है। हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, सूबाई हुकूमत, कि उसने ये पानी और एडमिनिस्ट्रेटर जो उन्होंने लगाया है वो मुंतखब नहीं है, बल्कि वो ऐसे ही एक आदमी लगा दिया है पीपल्स पार्टी ने अपना। तो बात ये है कि ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिसको हल करने के लिए जरूरी है कि एक निज़ाम हो, और वो खुद मुख्तार निज़ाम हो, दस्तूर के मुताबिक हो, और दुनिया भर में भी जो निज़ाम चलता है उसके मुताबिक हो। इसलिए हम ये जदोजहद कर रहे हैं। ये तो इसके लिए भी हमारे बयानात आए हैं, हमने बयानात दिए हैं कि जनाब ये जो बेचारे 2 जख्मी हुए हैं, 2 शहीद हुए, इनके वारसान को जो है वो अदायगी की जाए, ताकि उनके वारसान जो है उनकी कोई दिलजोई हो जाए। और दूसरा, अब पानी अब तक खड़ा हुआ है जी, पानी हालत ये है अभी तक खड़ा हुआ है जी, खड़ा हुआ है, और कोई निकालने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज दिन भर बारिश नहीं हुई है, फिर भी पानी नहीं निकल सका है। तो इसकी वजह यही है कि मुझे याद है जब नेमतुल्लाह खान साहब थे मेयर, नाज़िम थे, सिटी नाज़िम थे, या जमात इस्लामी के मैं भी एमएलए था, दूसरे भी एमएलए थे, तो हम तो पानी के निकालने के लिए खुद जो है फर्श करते थे, खुद जो है उस जो स्टाफ है उसको ले जाके और उसको पानी निकालने की निगरानी करते थे, ताकि लोगों को जो है परेशानी ना हो। अच्छा, नहीं, सवाल यहाँ पर एक और है, सॉरी मैंने आपकी बात कर दी, सवाल यहाँ पर एक और है, और सवाल ये है कि जो पिछला टेन्योर गुजरा है बल्दियाती निज़ाम का, उसमें भी क्या उनके पास इख्तियारात वो काफ़ी इख्तियारात नहीं थे? जो इख्तियारात थे वो नाकाफ़ी थे, क्योंकि हमेशा जो है वो मेयर कराची वसीम अख्तर साहब वो ये एक ही चीज़ का रोना रोते रहे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। वो इख्तियारात नहीं भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरे 5 साल मुकम्मल गुजारे। तो क्या जमात इस्लामी भी वही करेगी अगर इख्तियारात नहीं है, फिर भी इलेक्शन लड़ेगी और इलेक्शन में हिस्सा लेगी? देखिए, बात यह है कि हम तो मल्टी डायमेंशन यानी जो है कसीर जहती काम कर रहे हैं। हम इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हम सिटी गवर्नमेंट भी बनाएंगे, और यहाँ जो टाउन नाज़िम है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो भी बनाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम इस कानून को तब्दील कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एमकेएम की खराबी ये थी कि उनका गवर्नर भी था, उनकी हुकूमत में हिस्सा भी था, और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो उस वक्त आंखें खोलते और उस वक्त ये कोशिश करते तो फिर रोना रोने से तो कोई फायदा नहीं होता ना। सवाल ये है कि जब तुम्हारा गवर्नर था, तुम्हारे वजीर थे, तुम हुकूमत में थे, उस वक्त ये कानून में तब्दीली हुई, तो उस वक्त क्यों नहीं तुमने आंखें खोली? तो हमने तो पहले आंखें खोली है, ताकि हम चाहते हैं कि माजी के उनके तजुर्बा से फायदा उठाएं और आवाम के मसाइल को हल कराने के लिए जामे एक काम करें। तो हम इंशाल्लाह इसमें जामे अंदाज में काम कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो बिल है ये अवाम के खिलाफ है, ये जो बिल है इसमें अवाम को फायदा नहीं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो कहती है कि ये जो बिल है ये अवाम के हक में है। तो आप ये समझते हैं कि ये अवाम के हक में है या अवाम के खिलाफ है? देखिए ना, अवाम के हक में तो नहीं है ना, इसलिए कि कोई अवाम ने तो मुतालबा नहीं किया था कि इसमें तरमीम की जाए। ये तरमीम तो बगैर के गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से की है, सिर्फ इसलिए की है ताकि अख्तियारात जो है वो पंचायती लोगों के पास होने के बजाय सिंध हुकूमत के पास हो, और उसमें से वो अपनी करप्शन करें, अपनी जो है पेट भरें, और ब्यूरोक्रेसी भी अपने जो है मजे लूटे, और आवाम जो है वो परेशान रहती है। तो उनको परवाह नहीं है आवाम ने क्या करना है। आवाम की नुमाइंदगी तो कोई नहीं कर रहा है ना। हमने आवाम को जो है करने के जरिए वहाँ जमा किया है। हमने जो है वो यहाँ पर जो है बल्दियात के कानून के खिलाफ मार्च किया। आपने देखा होगा कि पूरा ये जो है बंदर रोड भर गया था, और इस तरह से हमने जो है अदालत में से भी रुजू किया है। तो हम जो है हर जो भी जितने मुमकिन तरीके हैं उसमें इसके हवाले की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए असदुल्ला साहब। सवाल फिर वही आता है यहाँ पर नाजरीन के अवामी मसले जो हैं वो एक तरफ हो गए और यहाँ पर सिर्फ जो है वो इख्तियारात जो है उसका ढिंडोरा है, इख्तियारात जो है उसका शोर शराबा है और इख्तियारात की ही जंग है। लेकिन इन इख्तियारात की जंग में जो अवाम है वो कहाँ खड़ी है? क्योंकि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है वो हुकूमत और इदारे उसमें गैर संजीदा नजर आते हैं। कराची बारिश की पेशन गोई बहुत पहले से थी और इदारों को चाहिए था कि वो अब नालों को साफ करवाती, अपनी मैनेजमेंट को इतना बेहतरीन रखती कि लोग इसमें इतना परेशानी ना होती और 2 लोगों की कीमती जानें ना जाती। लेकिन जब भी कराची में बारिश हुई है, कराची की मैनेजमेंट का पोल खुल जाता है और पता चल जाता है कि हुकूमती इदारे जो हैं वो किस हद तक नींद में हैं और कितने ज़रूरी काम से सो रहे हैं। यहाँ पर रहते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं कि जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, हम बात कर रहे थे बल्दियात के ऊपर और बल्दियाती इदारे जो है वो इस वक्त किस हाल में है ये तो आपने देख लिया, कराची की सूरत हाल आपने देख ली। जमात इस्लामी सरापा एहतजाज असम्बली के बाहर ताकि वो इस तरमीमी बिल को जो है वो मंजूर होने से रोक ले और इस तरमीमी बिल के खिलाफ इन्होंने जो है ना हाई कोर्ट में जो है वो भी एप्लीकेशन लगाई है, देखें उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन नाजरीन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथ में चाइल्ड लेबर की। चाइल्ड लेबर कराची का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से मुशक्कत के काम लिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मुशक्कत का शिकार रहते हैं। उनको उनके असातिज़ा होते हैं या जो एम्प्लॉयर होता है जो उनको उजरत देते हैं वो बहुत थोड़ी सी उजरत होती है और काम सिखाने के बहाने उनसे काफ़ी काम लिया जाता है और उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। लेकिन इसके खिलाफ पाकिस्तान का एक बाकायदा एक पूरा एक्ट मौजूद है कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए और चाइल्ड लेबर को रोकना चाहिए। चाइल्ड लेबर जितनी कम होगी उतना ही पाकिस्तान के मेमार और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर ये चाइल्ड लेबर पढ़ेगी और ये चाइल्ड जो है ये बच्चे अगर पढ़ेंगे अपना मुस्तकबिल संवारेंगे। अगर हुनर सीखना है तो हुनर सीखने के तरीके से सीखेंगे। अगर कोई इनको कोई मदद करे, कोई इंस्टीट्यूट या कोई गवर्नमेंट का इदारा इन सबको रोके तो ये उससे 2 फायदे होंगे। एक तो चाइल्ड लेबर बहुत कम उजरत में बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, तो जो बड़े होते हैं जो अडल्ट लेबर होती है उनके काम में रुकावट आती है। क्योंकि अगर बाप कमाएगा तो बच्चे को पढ़ा सकता है, बच्चे को खिला सकता है। लेकिन अगर सिर्फ बच्चा कमाएगा तो वो अपना पूरा कुंबा नहीं पाल सकता। वो बिल्कुल जाहिर है उसकी घर की जरूरत पूरी तो होंगी लेकिन उस हद तक नहीं होंगी। चाइल्ड लेबर को रोकना जो है वो काम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, और इसके लिए बाकायदा पूरी एक मिनिस्ट्री है जो लेबर के ऊपर काम करती है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी है? नाज़रीन, फुटेज आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि बच्चों के ऊपर किस तरह जुल्म किया जाता है, बच्चों से किस तरह काम लिया जाता है और कितना काम लिया जाता है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ये हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इमदाद अली लगारी, नुमाइंदा स्टार न्यूज़ हैं कराची से, और गुलफाम नबी मेमन साहब जो चाइल्ड लेबर के ऊपर इनका एक खासा तजुर्बा है और वो जो है वो उनसे हम कोशिश कर रहे हैं उनसे रब्ता करने गुलफाम साहब से। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं इमदाद लगारी साहब। इमदाद साहब, बताइएगा कि आज आपने एक जो है ना वो एक रिपोर्ट कवर की, उसमें यह था कि जो SHO सोराब गोट है सुहेल साहब, SHO सोराब जुबैर साहब, उन्होंने जो है वो चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक क्रैकडाउन किया। अच्छा, उस क्रैकडाउन करने का मकसद जो था वो चाइल्ड लेबर को रिड्यूस करना था या दिहाड़ी बनाना था? ये पूरा वाकया आपने देखा है तो आप सही बयान कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता चला कि आज जो है सोराब गोट जुबैर SHO जो है वो उन्होंने एक टीम को हिदायत दी है कि आप जो है जितने चाइल्ड लेबर्स के उसके अलावा जो मुख्तलिफ मैकेनिक्स जो बच्चे काम कर रहे होते थे इनके खिलाफ जो है आज इन्होंने एक छोटा ऑपरेशन किया है। देखिए, मैं साथ साथ में ये ऐड करना चाहूँगा, हमारे कानून तो इसके अंदर 2018 के अंदर ये एक्ट मौजूद है जो पास हुआ था फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से। लेकिन बच्चों की अगर बात की जाए, देखिए कानून की पासदारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो करनी चाहिए। लेकिन आज जो बच्चों को उठाया गया, जो उनके मालिकान को उठाया गया, जो दुकानदारों को उठाया गया, उसके बाद FIR सिर्फ 2 बंदों पे हुई, बाकी सबको छोड़ दिया गया है। देखिए, सवाल ये बनता है कानून सबके लिए बराबर ही। मैं समझता हूँ जो गाड़ी भर भर के लेके आ रहे थे FIR सबके ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 बंदों की FIR हुई है, बाकी सबको रास्तों में ही छोड़ दिया गया है। FIR के अंदर जो मेंशन किया गया है वो ये मेंशन किया गया है कि इनकी जो दिहाड़ी वो कम देते हैं और इनके ऊपर तशद्दुद भी करते हैं और काम ज्यादा लेते हैं। और साथ साथ में आपको यही बताता चलूं कि देखें, जब हमारी बात हुई उन बच्चों से तो उनका ये कहना था कि ये हमारे वालिद और हमारे चाचा की अपनी ही शॉप है जिसकी वजह से हम यहाँ काम कर रहे हैं।
लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा, देखिए कानून तो इसके अंदर मौजूद है, तो फिर इतनी ताकीद किस बात की हो रही है? ये तो फिर फौरी तौर पे इस पे नोटिफिकेशन भी जारी कर देना चाहिए था संदूक हुकूमत को या फेडरल गवर्नमेंट को, या इनको एक अलर्ट जारी कर देना चाहिए था कि भाई अगर जो भी बच्चों से काम लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अफसोस इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ। अच्छा इमदाद, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जब उन दुकानदारों से बात हुई तो आपने उनसे पूछा कि वो पुलिस की इंटेंशन क्या थी, पुलिस ने क्या सवालात किए, किस जुमरे में? जाहिर है जब पुलिस आती है तो सवाल जवाब करके ही वो जो है ना वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करती है। तो बताइए उनके सवालात क्या थे, पुलिस की इंटेंशन क्या थी, मकसद क्या था पुलिस का कि चंद लोगों को उठाकर बच्चों को भी गाड़ी में बिठाना और उसके बाद दुकानदारों को या जो भी काम करवा रहे थे उन लोगों को भी गाड़ी में बिठाकर वो यहाँ पर थाने में लाए और एफआईआर 2 लोगों पर हुई। लेकिन इंटेंशन क्या थी, उनकी वजह क्या थी कि वो क्या चाह रहे थे? कि आया वो वजह सिर्फ चाइल्ड लेबर ही थी, या मेरा दोबारा सवाल वही है कि जिस तरह आपने कहा कि जाहिर है एक पूरे एरिया में से इन चीज़ों को देखना चाहिए था, पूरे एरिया में से सब बच्चों के जो मालिकान थे उनको लेके आना चाहिए था, तो पुलिस ने क्या डिमांड की दुकानदारों से, क्या डिमांड करना चाह रहे थे पुलिस? आपकी दुकानदारों से बात हुई होगी यकीनन। देखिए जब हमारी दुकानदारों से बात हुई थी तो यही कहना कि एक सोराब कोट की हद में तो ये थाना है, उसके अलावा मुख्तलिफ पूरे कराची के अंदर बहुत सारे थाने हैं, वहाँ इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, ना ही वहां से किसी मालिकान या उन बच्चों को उठाया गया जो काम करते हैं या उनको काम कराया जाता है। लेकिन हमारे ऊपर ये सोराब कोट की हद में ऐसा क्यों हुआ? और दूसरी बात उन्होंने ये हमें बताइए कि देखिए उनका उठाने का मकसद एफआईआर तो नहीं थी, लेकिन वो जिस तरीके से वो बता रहे थे कि लेन देन होती है, कुछ पैसे लेके छोड़ दिया जाता है, तो ऐसा ही हुआ है। अब मोबाइलें जो भर भर के लेके आ रहे थे वो रास्तों में ही उनसे पैसे लेके उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 बंदे थे जिनकी एज जो मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 65 और 55 के करीब है, तो उनको उनके खिलाफ एफआईआर हुई है और बच्चे भी जो हैं वो 2-3 बच्चे यहाँ लेकर आए थे, बाकी सबको छोड़ दिया गया है। वो इनका बस यही कहना है कि वो सिर्फ हमें तंग कर रहे हैं, कोई हमें बताया नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, क्या वजूहत है, सिर्फ इतना कहा कि भाई हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, आप थाने पे आ जाएं। तो थाने पे बच्चों के साथ साथ में उनके जो दुकानदार मालिकान थे उनको भी लेकर आए और बच्चों को भी साथ में लेकर आए। जी अच्छा इमदाद, बात यह कि कोई कंप्लेन थी किसी, क्योंकि आपने कहा कि एफआईआर में ये दर्ज किया है कि बच्चों को उजरत कम दी जाती थी और बच्चों से काम ज्यादा लिया जाता था, तो इनके कोई थाने में किसी ने कोई एप्लीकेशन, कोई कंप्लेन या किसी तरफ से कोई शिकायत मौसूल हुई, या इन्होंने खुद ही ये ऑपरेशन जो है अपने पास से शुरू कर दिया बजाय? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे कि आपने सवाल किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई इस तरह की एप्लीकेशन इनके पास नहीं है या किसी ने एप्लीकेशन दी हो कि हमारे बच्चों को तनख्वाह कम देते हैं या काम ज्यादा लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से इन्होंने देखिए इन्होंने जो एफआईआर की जो दफा डाली है वो भी 328 बट्टा डाल दिए, लेकिन मसला ये आ रहा है कि देखिए इसके ऊपर अगर हम बात करें जमानत की जो इसके ऊपर जो होती है, तो वो इस तरह की कोई बेल जो है बेल इसके ऊपर वो अलाउ नहीं है कि बेल नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने ये खुद मेंशन किया है कि बच्चों को तनख्वाह कम दी जा रही है और उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है, और इस तरह कोई कंप्लेन इनके पास मौजूद नहीं है हमें दिखा सकें और हमें बता सकें कि देख सकते हैं कि कंप्लेन हमारे पास ऐसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से जारी ऑपरेशन किया गया है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, सिर्फ सोराब कोट के ही हद के थाने जो है वहां पर ये कार्रवाई की गई है। बाकी मुख्तलिफ इलाकों में जितने भी थाने हमारे कराची के अंदर वहां इस तरह कोई कार्रवाई में नहीं लाई गई है। अच्छा, लेबर डिवीजन से कोई शख्स इनके साथ मौजूद था या थाने में कोई शख्स या किसी लेबर डिवीजन से आपकी बात हुई? क्योंकि मैंने जब लेबर डिवीजन को कॉल की थी तो उन्होंने कहा था हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें तो इल्म ही नहीं है। तो मेरी जो है ना वो लेबर डिवीजन के जो वो हैं डिप्टी हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने कहा हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं है। फिर हमने उनसे कहा कि आप हमारे साथ जो है वो प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, लेकिन लेबर डिवीजन से कोई भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ। तो मतलब ये आपका मकसद कहने का ये है कि पुलिस की इंटेंशन जो है वो कुछ और थी, और यहाँ पर जो है जाहिर है वो आपको देख के जो है ना वो कुछ कार्रवाई भी अमल में लाई गई ताकि दिखाया जा सके कि हमने जो है एफआईआर भी की है। सही है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। देखिए ना, लेबर की जो एक कमेटी बनी हुई होती है, जो उनके सदस्य होते हैं या फिर नायब सदस्य होते हैं या फिर उनके जो चेयरमैन होते हैं कमेटी के, देखिए अगर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन अगर जारी होता है सिंध हुकूमत की जानिब से, तो फिर उसके ऊपर अलम दरामद करने के लिए पूरी मीटिंग्स बुलाई जाती हैं। तमाम जितने भी होटल्स हैं या वर्कशॉप की जो अपनी एक यूनियन बनी होती है वो उसके ऊपर मीटिंग करती है। उसके बाद ये तय पाया जाता है कि अब आज के बाद कोई बच्चे से काम नहीं लेगा। लेकिन इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ना ही कोई इस तरह की कोई मालूमात हैं
हैं ना बस अपनी तरफ से जो भी उन्होंने कार्रवाइयां की और उसके बाद जो है कार्रवाई करने के बाद जो है वो बच्चों से जिस तरीके से अब बच्चों को बात करनी नहीं आ रही, उनको ठीक से उर्दू नहीं आ रही है, अपनी तरफ से इन्होंने लिख दिया कि भाई उनसे काम ज्यादा ले रहे हैं और पैसे कम दे रहे हैं, जबकि वो उनके खुद ही माँ बाप है, कोई बाहर वाला बच्चा काम नहीं कर रहा। उनके वालिद साहब हैं, एक बच्चा है और एक उनके जो है वो भाई के बेटे हैं जिनको ये लेकर आए, जिनके खिलाफ 2 FIR हुई है जी। अच्छा, तो उनके बच्चों के माँ बाप से आपकी बात हुई कि बच्चों के माँ बाप जो है वो क्या कह रहे हैं, और बच्चों के माँ बाप जो है वो उनका रद्द-ए-अमल क्या था, और दुकानदार जो है वो जिनको छोड़ा उनसे आपकी बात हुई कि जिनको पुलिस ने छोड़ दिया उनसे बात हुई आपकी? देखिए, जो जिनको रास्ते में छोड़ दिया, जब हम आ रहे थे मोबाइल के साथ तो हमें पता चला कि इनको लेके जा रहे हैं, लेकिन वो रास्ते में इनको वापस करके इनको छोड़ दिया। हम जब थाने पहुंचे तो यहाँ पर जो जिनकी जो माँ बाप थे जिन बच्चों के, उनका ये था कि भाई हमारे बच्चे हम इसलिए काम पे लगा रहे हैं, स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो हम चाहते हैं किसी गलत काम या कोई गलत एक्टिविटी ना करें, इस वजह से हमने ये इनको अपने होटल या किसी वर्कशॉप पे छोड़ा हुआ है। जैसे ही छुट्टियां खत्म होती हैं तो उसके बाद हम इनको स्कूल भेजना शुरू करेंगे, क्योंकि वो स्कूल ऑलरेडी पढ़ रहे हैं लेकिन छुट्टियों की वजह से स्कूल नहीं जा रहे। तो उनके वालिदैन का ये कहना था, उनके माँ बाप का, जो बच्चे यहाँ लाए गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अगर इस तरह की कोई अगर इनको प्लानिंग करनी थी या बच्चे उठाने थे या फिर मालिकान को उठाना था, तो उसके ऊपर सीधी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था, ताकि एक उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई आप दोबारा काम इस तरीके से नहीं लेंगे बच्चे को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने जो भी था आज का ये छोटा सा ऑपरेशन किया और बच्चों को लेकर आए और FIR कर दी। अच्छा, नहीं, इमदाद हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं गुलफाम नबी मेमन साहब, फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं लेबर डिपार्टमेंट के, और अभी जो है वो काम कर रहे हैं चाइल्ड लेबर बॉन्डेड जो है प्रोजेक्ट है ILO का, उसके साथ ये काम कर रहे हैं। तो हम इनसे भी लेते हैं कि जो लेबर डिपार्टमेंट है वो किस हद तक जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, या जो लेबर डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है अभी, क्योंकि ये काम तो लेबर डिपार्टमेंट का है, डायरेक्टली पुलिस का काम नहीं है। अल्टीमेटली ये, बल्कि अल्टीमेटली नहीं, डायरेक्टली जो है वो लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि इन सब चीज़ों को रोके भी, और इनके खिलाफ एक जुर्माना होता है या जो भी कार्रवाई होती है। मेरे ख्याल से तो FIR नहीं होती। बहुत शुक्रिया गुलफाम नबी मेमन साहब टाइम देने के लिए प्रोग्राम में। एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ, मैं एक दफ़ा पहले भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया है, तो एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। गुलफाम साहब, हमें सिर्फ ये बताइएगा कि ये जिम्मेदारी, प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? क्या पुलिस ये FIR लॉन्च कर सकती है इनके ऊपर कि भाई वो अपने खुद से वो जाएं किसी भी दुकानदार को, बगैर एप्लीकेशन के, बगैर किसी कंप्लेन के, वो एक दुकानदार को उठाएं, उसके खिलाफ FIR कर दें, चाहे वो अपने पास से ही कह दें या अपने पास से ये लिख दें कि भाई हमें जो है वो ये पता चला कि बच्चों को उजरत कम दी जा रही है और जो है ना काम ज़्यादा लिया जा रहा है, इसलिए हमने इनके खिलाफ FIR कर दी, जिसके ऊपर शायद जैसे इमदाद ने फरमाया कि बेल भी नहीं है। तो बताएंगे आप इसके ऊपर कि क्या क्या दफात लगती हैं और क्या क्या जुर्माने किए जाते हैं चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं। सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी जिन साहब से आप बात कर रहे थे, ये कौन है और कहां से ताल्लुक है, जरा मुझे बता दें। ये हमारे जो है वो नुमाइंदा हैं स्टार न्यूज के, इमदाद लगारी साहब। ये वहां मौजूद थे जब लोगों को वहां पर उठाया गया, बच्चों को गाड़ी में डाला गया और थाना सोहराब कोट लाया गया और उनके ऊपर FIR की गई। ठीक है, अच्छा मैं बता दूं, हमारे पास सिंध में इस वक्त एक लॉ है जिसको कहते हैं सिंध प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2017। ये 2017 से नाफिजुल अमल है और इस कानून के तहत किसी भी इदारे में, चाहे फैक्ट्री हो, दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, ऑफिस हो, जहां भी काम होता है, कोई गैराज हो, कानूनी तौर पे 14 साल तक का कोई भी बच्चा काम कर ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। ठीक है, एक चीज। अच्छा, उसी कानून में ये चीज भी बड़ी तफसील से बयान की गई है कि 14 साल से ज्यादा 18 साल से कम उम्र का, अब उसको आप यंग पर्सन कह लें, एडोलेसेंट या जो भी नाम दे दें, वो काम कर सकता है, उसको काम की इजाजत है। लेकिन कुछ उसके साथ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो क्या है, एक वो 8 घंटे काम नहीं करेगा, 6 घंटे काम करेगा, तनख्वाह यानी मिनिमम वेज वो पूरी लेगा, और तीसरा वो जिस जगह काम करेगा मालिक की जिम्मेदारी है कि उसका वो स्कूल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इस सूरत में उसको काम देगा। अच्छा, ये तो है कानून की बात। अच्छा,
कानून में ये कहीं नहीं लिखा होता कि जी गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू करेगी तो इस पे अमल दरामद होगा। ठीक है। मैं इसकी मिसाल आपको छोटी सी दे दूं, हम रोड पे चलते हैं, जो सिग्नल को हमें फॉलो करना होता है, लाल पे रुकना है और हरे पे जाना है। जी, अब इसके लिए गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं करती, ये लॉ है। तो बिल्कुल जो बच्चों का कानून है उसके तहत अगर 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा काम कर रहा है वो तो कंप्लीटली ममानियत है। अगर किसी ने रखा हुआ है तो उसमें जुर्माना भी है और 6 महीने कैद है। अच्छा, तो ये इसके ऊपर जो कानून नाफिज होता है, जुर्माना कितना होता है? जुर्माने करने के लिए मुद्दयत किसकी होनी चाहिए? लेबर डिपार्टमेंट से कोई हो या कोई जो कंप्लेनेंट है वो हो? कोई तो ऐसा शख्स हो ना कि जो पुलिस के अलावा कोई शख्स हो जो मुद्दयत भी दे सके, गवाही भी दे सके और उसको एग्जीक्यूट भी करवा सके। मैं बता देता हूँ उसका तरीकाकार ऐसा है। हमारे जितने भी लेबर लॉज है ना उसमें एक तरीकाकार मुअय्यन किया गया है कि जी कौन कंप्लेनेंट होगा, कहाँ केस दाखिल होगा। ये हमारा वाहिद लॉ है, सिंध प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2017, जिसमें ये कहा गया है जी जो हमारा इंस्पेक्टर है वो या एनीबडी माशरे का कोई भी फर्द जाके शिकायत करके और चाइल्ड लेबर के खिलाफ दरखास्त दायर कर सकता है और ये दरखास्त दायर जो है वो लेबर कोर्ट में होगी। लेबर कोर्ट में होती है? हाँ एग्जैक्टली, आम आदमी भी कर सकता है और ये भी कर। अच्छा, जहां तक पुलिस की आपने बात कर ली, चूंकि आम आदमी भी कर सकता है, पुलिस भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, उस हवाले से सब कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस का फर्ज इसलिए ज्यादा बनता है चूंकि ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है, इनका काम इसलिए ज्यादा बनता है, एक तो इन्होंने चाइल्ड लेबर देखना और दूसरा इन्होंने ट्रैफिक इन पर्सन भी देखना है, जिसको शॉर्ट में हम TIP कहते हैं। ठीक है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। जैसे आपको याद होगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ FATF में ना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर के हवाले से पाकिस्तान को टायर 2 में डाला हुआ है। वो भी एक तरीके का आप उसको ग्रे लिस्ट कह सकते हैं। उसके लिए हमें 2 साल का टाइम दिया गया है कि जी आप अपने मुल्क में से चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर का मुकम्मल खात्मा या उसके खिलाफ ऐसे इकदामात उठाएं जो उसकी रोकथाम हो सके। तो ये 2 साल का हमारे पास टाइम है, जिसमें से 1 साल गुजर गया, अभी हमें 1 साल में ये परफॉर्म करना है। अगर हम परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम टायर 3 में चले जाएंगे और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे सैक्शन लग जाए। इसलिए हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके चाइल्ड, बॉन्डेड लेबर और ट्रैफिक इन पर्सन के खिलाफ काम करें और मुमकिन हद तक इसको रोक सकें। अच्छा गुलफाम साहब, आपको लगता है कि हमारी चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट जो है वो इतना एक्टिव है कि वो 1 साल के अंदर ही चीज़ों को रिड्यूस कर देगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देगा? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। अगर मैं सच से काम लूँ, सच्चाई से, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम सबको मिलके करना होगा। उसमें देखें, लेबर डिपार्टमेंट के पूरे सूबे में 120 इंस्पेक्टर हैं। 120 इंस्पेक्टर शायद इतना इफेक्टिवली काम ना कर सके, इसीलिए हम सब माशरे की जो जिम्मेदार शहरी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर भी हम अगर देखें कि चाइल्ड लेबर या ट्रैफिक इन पर्सन है, फौरन लेबर डिपार्टमेंट या मुताल्लिका थाने में जाके इतला दें तो वो एक्शन ले सकें। अच्छा, हम सब मिलके करेंगे तो मैं समझता हूं हो जाएगा। जैसे लेबर डिपार्टमेंट है, आप हैं, हम हैं, मीडिया है और पुलिस है, इन सब ने मिलके अगर इज्तिमाई कोशिश की तो बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है। लेकिन हम सबको इसमें अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ ये समझ के बैठ गए कि सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट, तो मेरे ख्याल में शायद लेबर डिपार्टमेंट अकेला ये नहीं कर पाएगा। नहीं, अकेला लेबर डिपार्टमेंट नहीं कर पाएगा। अभी इसी प्रोग्राम की बात करूं गुलफाम साहब, तो मैंने अहमद अली कुरैशी साहब को कॉल किया, उनका नंबर बंद था। फिर मैंने कॉल किया सरफराज अवान साहब को जो रीजनल डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकता। उनके साफ अल्फाज थे कि भाई मैं नहीं आ सकता, आप जो है वो DG साहब से बात करें। जब एक रीजनल डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, जब इनको पूरी कहानी बताई कि भाई इस तरह ये वहां पे मसला है, हमारा रिपोर्टर वहां मौजूद है, वहां पर उनको उठाया है, तो हम आपको इसलिए कॉल पे लेना चाहते हैं ताकि हम आपसे पूछ सकें कि कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं और पुलिस जो है वो किस हद तक काम मजीद कर सकती है। तो उन्होंने हमें साफ इनकार कर दिया। अब आप गुलफाम साहब, आप बताएं कि आपने इतना अरसा लेबर डिपार्टमेंट में रहे हैं और अभी भी आप चाइल्ड लेबर के लिए काम करते हैं, तो आप इसकी रोकथाम के लिए हमारे जो इदारे हैं, अगर वो मतलब मैंने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे उनको मूड में उनको कॉल किया और मैंने उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि चलें ठीक है, अगर आप नहीं तो पुलिस ही सही, तो एटलीस्ट आप जो है वो हमारी आ जाएं ताकि हम लोगों को आगाही भी दे सकें और पुलिस को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करें और ये बता दें कि उनकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। लेकिन यहाँ पर इंटेंशंस लोगों की अलग है गुलफाम साहब। सरफराज अवान साहब रीजनल डायरेक्टर हैं, वो नहीं आए,
नवीद सॉरी अहमद अली कुरैशी साहब, उनका नंबर बंद था, ठीक है। तो ये दोनों शख्स मतलब आप गैर जिम्मेदारी देखें कि नंबर जो है वो डीजी हैं, उनका नंबर जो है वो ऑफ है। उसके अलावा जो है सरफराज अहमद, उन्होंने तो साफ मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता, आप मुझसे बात ना करें। तो ऐसे कैसे हम जो 1 साल के अंदर इस टीयर से निकल पाएंगे जो कि हम ग्रे लिस्ट में? देखें, बात आपकी दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट को ज़्यादा संजीदगी से काम लेना पड़ेगा। जैसे जो आपने बात बताई है, अगर ये वाकया ऐसा ही है तो फिर तो ये कुछ नामुनासिब सी बात है। लेबर डिपार्टमेंट चूँकि इसमें फ्रंट मैन का किरदार अदा करता है, उसकी सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी है कि अपने सूबे से वो बॉन्डेड लेबर, ट्रैफिक इन पर्सन या चाइल्ड लेबर का खात्मा करे। लेकिन अगर सरकारी अफसरान का एटीट्यूड ऐसा रहा तो फिर मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको अपना ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा और इंशाल्लाह करेंगे। अब मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, वरना तो बिल्कुल बात करनी चाहिए और फेस करें कि हाँ जी ये एक हमारे साथ प्रॉब्लम है और हम इसको अब कैसे डील करें। देखिए, हमारे आंखें बंद करने से तो कोई भी मसला हल नहीं होगा, हमें फेस करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि जी ये प्रॉब्लम है, अब देखें इसको हम कैसे डील करते हैं इसके साथ। हाँ, तो इसी तरह अगर हम सिर्फ चाइल्ड लेबर की बात ना करें, अगर हम सिर्फ मिनिमम वेज की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि जो लेबर डिपार्टमेंट है वो मिनिमम वेज जो है वो लोगों को दिलवा रही है और वो उन इदारों में या उन फैक्ट्रीज में या उन कारखानों में विजिट करती है, या उनके पास चेक एंड बैलेंस का कोई ऐसा सिलसिला मौजूद है जिसमें जो मिनिमम वेजर्स हैं वो उनको उतनी ही वेज मिल रही है जितनी गवर्नमेंट ने तय की है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने? उसूली तौर पे तो ये बुनियादी जिम्मेदारी लेबर डिपार्टमेंट की है कि वो मिनिमम वेज पे अमल दरामद कराए, और अगर कहीं नहीं हो रहा तो मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी चाहिए। शायद हम खुश असलूबी से वो पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन इन एनी वे ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसको करना पड़ेगा एट एनी हाउ। क्योंकि मैं बताऊं आपको, सिंध में हमारे पास चाइल्ड लेबर हो, बॉन्डेड लेबर हो, ट्रैफिक इन पर्सन हो या मिनिमम वेज हो, बेहतरीन कवानीन है। यानी कवानीन के हवाले से कवानीन तो बहुत अच्छे हैं, मसला यही है कानून होने के बावजूद भी हम कानून पे पूरा नहीं उतरते, हमारे इदारे कानून पर अमल दरामद नहीं करवाते। बात यह है कि कानून पर अमल दरामद करवाना काम ही इदारों का है। जब तक इदारे, मुझे नहीं समझ में आता कि लेबर डिपार्टमेंट ने आज तक कोई ऐसी कैंपेन चलाई हो या किसी फैक्ट्री में किसी आकर आम लेबर से मुलाकात की हो और उनको ये कहा हो कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आपको अगर आपके हुकूक नहीं मिलते तो हम आपके पीछे खड़े हैं, हम इन इदारों के खिलाफ, इन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ, या हम जो ऐसी फैक्ट्रीज हैं या ऐसे इदारे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो अभी तक लॉज, मैंने कुछ चीजें आपसे सीखी, कुछ मैंने जो है वो इस पर स्टडी की, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉ पूरे पाकिस्तान में सिंध के लॉज हैं लेबर के हवाले से। और जितने भी अभी तक केसेस लेबर डिपार्टमेंट के पास आए हैं, चाहे वो डायरेक्टली आए हों या किसी ब्रिज के थ्रू आए हों, वो उनके ऊपर हमेशा जो फैसला हुआ है वो लेबर के हक में ही हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस इदारे के हक में नहीं हुआ, हमेशा लेबर के हक में हुआ है। तो उसके बावजूद भी लेबर डिपार्टमेंट आगे क्यों नहीं आता? सिर्फ एक आखिरी सवाल करूंगा, उसके बाद प्रोग्राम का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है। तो मुझे बताएंगे कि लेबर डिपार्टमेंट की कोताहियों को कैसे हल किया जा सकता है? हाँ, किससे राब्ता किया जा सके? एक आम आवाम, एक आम शख्स या हम जैसे जर्नलिस्ट किसके पास जाए कि ये चीज, इन चीजों को मिनिमाइज किया जाए, रिड्यूस किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए? देखिए, जिम्मेदारी तो लेबर डिपार्टमेंट की है, चाइल्ड लेबर हो, बॉन्डेड लेबर हो, हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर मैं समझता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास बेहतरीन कवानीन है, लेकिन शायद इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें हम कुछ कमज़ोर हैं, तो हमें अपनी इस कमज़ोरी पे काबू पाना पड़ेगा और हमें अपनी इस कमज़ोरी को ओवरकम करना पड़ेगा, चाहे नए लोग भर्ती करें या क्या करें, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। इसमें बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ी सी सच्चाई से काम लूंगा कि हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूर कुछ थोड़े कमज़ोर हैं, वो हमें अपनी बेहतर बनानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गुलफाम साहब। इंशाल्लाह हम किसी दिन चाइल्ड लेबर के ऊपर और पूरे लेबर डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो हम शो करेंगे, तो उसमें आपको ज़रूर जो है ना वो हम शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया इमदाद लगारी साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाजरीन, आज चाइल्ड लेबर और जो है वो बात हुई बारिश के ऊपर, दोनों का मसला अभी तक वहीं का वहीं के इदारे खामोश हैं। इदारे क्यों इन मसलों को हल नहीं करते? फैसला आपने करना है कि अगली बार इलेक्शन में किसको चुनना है, और फैसला आपने करना है कि इदारों को किस तरह जगाना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।